हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक्ड इट। आई एम तनु शुक्ला एंड आज हम लोग सीटेट 2021 के लिए जो कि 31 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए आज हम लोग सोशल साइंस की सीरीज को कर रहे हैं। सोशल साइंस में हम लोगों ने दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, जिसके कि 30 प्रश्नों को हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। आज हम लोग 30 प्रश्नों को करने वाले हैं और उसके साथ हम लोग तरीके भी देखेंगे कि किस तरीके से हम सीटेट के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, कहाँ से हमें पढ़ना भी है और कहाँ से हमें पेडागोजी के क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरीके से हम उसे टैकल कर सकते हैं। तो वो सारी बातें आज के वीडियो में होंगी। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले वाले पार्ट में, मतलब कि पार्ट 1 में हम लोगों ने 2019 के जो कि एसएसटी का पेपर आया था 2019 में, दिसंबर वाला जो 2019 का सीटेट हुआ था, उसके एसएसटी पोर्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब पार्ट 2 में हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को रिपीट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग एक बार ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। आपको लूसेंट वगैरह इस समय नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। जितना भी आप लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, नोट्स बनाया है, वो सबको आप रिवाइज़ करिए और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। यही आपके लिए इस समय सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है, ठीक है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च, तो जो स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च नहीं है ये, और सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है कि कोस्टा रिका एक कंट्री है जहाँ पर, कोस्टा रिका जो है वो एक कंट्री है जहाँ पर सैन्य बल नहीं रखा जाता ताकि स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो आपको बस एक पॉइंट है, क्योंकि ये पॉलिटी के एनसीईआरटी के क्लास 7th में, मतलब पॉलिटी के क्लास 7th के एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से लिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के क्लास 7th की बुक में कोस्टा रिका के बारे में कहा, यही लिखा गया है कि कोस्टा रिका जो है वो एक कंट्री है और वहाँ पर सेनाओं को नहीं रखा जाता। वहाँ पर आर्मी, जल थल वायु सेना नहीं रखी जाती, वहाँ पे कोई आर्मी नहीं रखी जाती है, ताकि वो जितने भी पैसे वो आर्मी पे खर्च करेंगे, उन सारे पैसों को वो जन स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं। तो उन्हीं का एक तरीका बन गया है जिसे कि हम कोस्टा रिका उपागम कहते हैं। मतलब कोस्टा रिका उपागम से हमें यही समझना है कि जिस देश में एक कोस्टा रिका एक कंट्री है और जहाँ पर सैन्य बल पर खर्चा नहीं किया जाता, बल्कि जो भी खर्चे सैन्य बल के होते हैं उन्हें वो स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, ठीक है, जन स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं। तो जो कोस्टा रिका उपागम है वो सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। और अगला ऑप्शन है कि सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे सैन्य बल ही नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। जिसे पता नहीं है वो आप अपना इस क्वेश्चन को लिख कर रख ले, क्योंकि मे बी इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछ लिया जाए। तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि कोस्टा रिका जो है वो एक कंट्री है और वहाँ पर जन स्वास्थ्य पर अच्छे से पैसा खर्चा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया था। यौन उत्पीड़न को कहाँ से बचाने के लिए किया गया था। 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और 1977 में, ठीक है, विशाखा निर्देश की रचना में महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाने के लिए किया था, ठीक है। तो 1997 में विशाखा निर्देश में आपको ये भी याद रखना है कि विशाखा निर्देश में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विशाखा निर्देश में 1957 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में निर्देश डाला गया था, मतलब याचिका डाली गई थी। तो कार्यस्थल पर उत्पीड़न से, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है, कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित है। विशाखा निर्देश की रचना जो है वो कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित है, जिसे कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्यपाल के लिए राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो विधानसभा के सदस्य जो राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं, संसद के सदस्य भी नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, संसद के सदस्य भी नियुक्ति नहीं करते हैं। और संसद के अंग होता तो संसद का अंग होता तो मे भी हम उसे आंसर लगा सकते थे, क्योंकि संसद के अंग में संसद के अंग में राष्ट्रपति भी आते हैं और संसद के अंग में राष्ट्रपति भी आते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति भी आते हैं और उसके बाद लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। तो अगर यहाँ पे संसद का अंग होता तो हम बी ऑप्शन टिक कर सकते थे, लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति कर जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अटॉर्नी जनरल भी नहीं करते हैं। और ऑफिशियल आंसर की में केंद्र सरकार को माना गया था आंसर। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में केंद्र सरकार को आंसर माना गया था, तो आप लोग भी इसे ही लगाकर चलेंगे। लेकिन एक्चुअल में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि एक बार गलती हुई है, हर बार गलती नहीं होगा इनसे। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो पटवारी नहीं है, नगर निगम वार्ड काउंसलर नहीं है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी नहीं है, या फिर लेखपाल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पटवारी भी लेखपाल कैटेगरी के ही होते हैं, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी भी लेखपाल कैटेगरी के होते हैं, और ये सब ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। लेकिन जो ये नगर निगम वार्ड काउंसलर होते हैं वो नगर पंचायत में होते हैं, ना कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, नगर पंचायत में ये लोग होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। आप देख सकते हैं कि पॉलिटी में क्वेश्चंस आपको आर्टिकल से फंसा कर नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने पॉलिटी अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप नगर पंचायत के बारे में और ग्राम पंचायत के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपको सीटेट में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और टाइम मिला तो मैं इस पर वीडियो डालूंगी। और इसके बाद भारतीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए डॉक्टर DK बसु निर्देश क्या है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देकर लग रहा होगा कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से लिया गया है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है वो NCERT से ही पूछा गया है। ठीक है, NCERT के क्लास 7th में डॉक्टर BK बसु के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, क्लास 7th या 8th में दिए गए हैं, डॉक्टर BK और डॉक्टर DK बासु के निर्देश वहाँ पे दिए गए हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित डॉक्टर DK बासु के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें से एक कथन कौन सा सत्य है उनके बारे में। तो इन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश दिया। तो जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधित निर्देश जो है वो विशाखा निर्देश है। ठीक है, उसका नाम क्या है, विशाखा निर्देश, जिसका जो कि पहले क्वेश्चन में आ चुका है। तो आपको ये जो है वो याद रखना है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न से बचाने के लिए कौन सा निर्देश इशू हुआ था, तो वो विशाखा निर्देश था। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे आंसर नहीं बन रहा। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश देना। तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं की गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश देना, इसकी भी बात नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर डी ऑप्शन की बात हुई है। गिरफ्तारी, नज़रबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ा है। ठीक है, डॉक्टर बी के निर्देश जो है वो डॉक्टर डी के निर्देश जो है, जो डी के बासु का जो निर्देश है वो गिरफ्तारी के समय, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से इनका निर्देश जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो अच्छे से डी ऑप्शन आप टिक मार के रखेंगे। और आप इसको, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको लिख कर भी रख सकते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन हूबहू भले ना रिपीट हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिपीट होते हैं सीटेट में। अगला क्वेश्चन है कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। ठीक है, वन अधिकार कानून 2006, आपको ये ऐसे लिख कर रखना है कि वन अधिकार कानून जो है वो 2006 में पास हुआ था। ऐसे भी आपको एक क्वेश्चन बना के इसे रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एक बार यहाँ पे आया हुआ है और ये NCERT के बुक में दिया गया है इसके बारे में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। तो वो अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता
सकता है अनुसूचित जनजातियों की, ठीक है। तो जो आदिवासी लोग होते हैं, जो कि वनों में रहते हैं, उनके उनके अधिकारों से संबंधित है वन अधिकार कानून, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, अनुसूचित जाति से नहीं है, ओबीसी से भी नहीं है और अति पिछड़े वर्ग से भी नहीं है, बल्कि जो लोग जंगलों में रहते हैं जिन्हें कि हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उनसे वन अधिकार कानून 2006 जो है वो संबंधित है। इनके अधिकारों के संबंध में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण कौन सा है। भारत का संविधान है, जनगणना रिपोर्ट 2011 है, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड हैं, या फिर हमारे अतीत वन कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। तो द्वितीयक स्रोत का जो एक उदाहरण है वो क्या है। तो द्वितीयक स्रोत का जो एक उदाहरण है यहाँ पे हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक, और बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो प्राथमिक स्रोत के एग्जाम्पल हैं। भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट, और क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों से बातचीत करके बनाई जाती है, लोगों के संपर्क में आके बनाया गया है। जन्म व मृत्यु का जो पंजीयन कार्ड है वो भी प्रत्यक्ष साक्ष्यों पर आधारित होता है। लेकिन जो हमारे इतिहास का बुक है, यहाँ पे हमारे अतीत की जगह कोई भी बुक यहाँ पे दिया जा सकता था। तो कक्षा 6 के लिए कोई भी पुस्तक जो होती है वो हमेशा द्वितीयक स्रोत में आती है, एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। और ये है एसएसटी की पेडागोजी का क्वेश्चन, ठीक है। जो लोग एसएसटी की पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो ये है एसएसटी की पेडागोजी का क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके एसएसटी में पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, अगला क्वेश्चन है कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। परीक्षाएं जो है वो तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। परीक्षाएं जो है वो तंत्र की सुविधा के लिए बनाई गई एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल परिस्थितियां हैं, और ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए। और जो कि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। मतलब जैसे कि हमारी जो परीक्षाएं पहले होती थी वो स्मृति बेस्ड होती थी, मतलब मेमोरी बेस्ड होती थी, जहाँ पे हमें याद बहुत करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समझाया जाता है, याद करने पर फोकस नहीं किया जाता। एनसीईआरटी की अगर आप हिस्ट्री की बुक को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत कम फैक्ट रटने पड़ते हैं। अगर आप कोई नॉर्मल डोसेंट की हिस्ट्री की बुक अगर आप पढ़ेंगे, या फिर कोई भी स्टेट की अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको याद करने वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझाने के लिए बहुत सारी बातें वहाँ पे मिलेंगी। वहाँ पे फैक्ट बहुत कम दिया रहता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव। मतलब पहले स्मृति बेस्ड जो परीक्षा होती थी, मेमोरी बेस्ड होती थी, उसको अब चेंज करके दक्षताओं के परीक्षण पर जोर दिया जा रहा है। मतलब आप कितने एबल हैं, कितने कैपेबल हैं किसी कार्य को करने पर, उस पर जोर दिया जा रहा है। तो ये जो जोर दिया जा रहा है, इससे जो है वो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तनाव को कम करेगा। मतलब सामाजिक विज्ञान लोग लेने से इसलिए भी ज़्यादा डरते हैं कि वहाँ पे आपको याद बहुत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस परिभाषा को चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि जो मेमोरी बेस्ड है उसे समझ बेस्ड बनाया जा रहा है, जिससे कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो है तनाव जो कि कम होगा। तो ये भी एक एसएसटी पेडागोजी का क्वेश्चन है, और इसमें से दोनों ही कथन जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही कथन अपनी जगह पे बिल्कुल ये कथन ए और बी दोनों ही अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, या फिर समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थियों के में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, तो ये सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है। और सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बी ही है कि जो सभी तत्व समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। मतलब सामाजिक विज्ञान में आपको जियोग्राफी भी पढ़नी होती है, पॉलिटी भी पढ़नी होती है, हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। भले ही आपको 8th लेवल पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना होता, लेकिन आगे आपको ये भी पढ़ना होता है। तो इसके बीच के संबंधों को डेवलप करना जो है वो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य होता है। और बहुत बड़ा क्षेत्र है ये चारों सामाजिक विज्ञान का। तो
और यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, ये पहले ही होता था लेकिन अब नहीं है, अब एकदम नहीं है। हमें भले ही मतलब एग्ज़ाम में तो हमें तथ्य याद करने ही पड़ते हैं, लेकिन अब हमारा जो शिक्षा है वो शिफ्ट हो रहा है मेमोरी बेस्ड से समझ बेस्ड, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन एकदम नहीं होगा, क्योंकि याद करना तो सामाजिक विज्ञान का भी उद्देश्य नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट का उद्देश्य याद करना होता ही नहीं है। और समाज में यथा स्थिति बनाए रखने और समाज के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम आगे आगे क्लासेस में जाते हैं तो हम किस चीज़ों को हूबहू मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो चीज़ें हमें गलत लगती हैं हम उसे गलत बोलते हैं, जो चीज़ें हमें सही लगती हैं हम उसे सही बोलते हैं। मतलब हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता उत्पन्न होती है। और जब हम लोग एजुकेटेड होने लगते हैं और उसके बाद हम मतलब गलत सही के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, ठीक है। बहुत सारी समाज में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि सही नहीं है, तो हम उसे मतलब उसी रूप में हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मतलब सामाजिक विज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम अपने लिए आवाज़ उठा सकें। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिर्फ बी ही आंसर होने वाला है। और अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये सब एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमता का परीक्षण तथा सभी विद्यार्थियों के लिए तनाव को कम करना। तो याद करना तो एकदम नेगेटिव है ये सामाजिक विज्ञान में भी। आप हिस्ट्री सोच कर ये नहीं सोचेंगे कि हमें यहाँ पे याद करना, हम इसे अच्छा मानेंगे। ये हिस्ट्री भी है तो भी हमें याद नहीं करना है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे हमें आकलन का उद्देश्य पूछा गया है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने और चिन्हित करने के लिए, तो वर्गीकृत करना और बच्चों पे लेबल लगाना, उन्हें चिन्हित करना, बच्चों को फर्स्ट सेकंड में बांटना, ये सब बहुत नेगेटिव होता है, तो ये भी नहीं है। किसी भी आकलन का ये उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाना, मतलब ये दर्शाना कि इनके बीच सामाजिक विभेद है, मतलब ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये अप है, ये डाउन है, इस तरीके के सामाजिक विभेद जो है वो कायम रखना। तो ये भी अपने आप में बहुत नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नहीं होगा आंसर हमारा। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना, उन्हें फीडबैक देना और मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो चारों में से सबसे बेस्ट है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि आकलन का हमें बस यही और सिर्फ यही एक उद्देश्य है, ठीक है। आपको हमेशा ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों को फीडबैक देना जो है वो आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। और एक मानक स्थापित कर देना कि यहाँ तक बच्चे जो अगर यहाँ पर है तो उनके लिए एक मानक सेट कर देना और बच्चे यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास करती रहें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और बच्चों को प्रयासरत बनाती हैं। लेकिन अदर जो पॉइंट्स हैं वो नेगेटिविटी को ही दिखा रहे हैं, तो वो हमारे ऑप्शन सही नहीं होने वाले हैं। अगला है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। और या फिर फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित होता है। और या फिर जो है कि फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। या फिर फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पहली बात तो डी ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। जहाँ जहाँ पर डी है आप वहाँ पे उसे काट सकते हैं, ठीक है। फिल्में जो है वो एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो कि एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्मों में आपको अलग अलग वैरायटी की फिल्में दिखाई जाती हैं और अलग अलग तरीके से विचार अभिव्यक्ति हर में होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। तो जहाँ पर डी ऑप्शन है आप सबसे पहले उसे ही काट दें, यहाँ पर इसे काट दें, यहाँ पर इसे काट दें, यहाँ पर इसे काट दें, हमारा आंसर जो है वो ए बन जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हमें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो वहाँ पे आप एक ढूंढ लीजिए कि जो आंसर नहीं होगा उसके बेस पर भी आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। इसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। ये कथन सही है, क्योंकि मतलब जो भी फिल्मों में चीज़ें हम देखते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम मतलब मूवी में लोग देखते हैं वो चीज़ अपने रियल लाइफ में भी कई बार करने की कोशिश करते हैं। और फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित है। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। जैसे कि मैरी कॉम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उनके ऊपर अगर मूवी बन गई तो उनको पूरा इंडिया बहुत अच्छे से जानने लग गया। मतलब अब वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो बहुत फेमस हैं,
बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, लेकिन फिर भी जो लोग खेल जगत में मतलब खेल में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो बहुत कम ही लोग उनको जानते थे। तो लेकिन जब मूवी बनी उनके ऊपर तो उनको सभी लोग जानने लगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को खोज कर लाया गया, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर जिनको बहुत जैसे कि निर्जा मूवी बनाई गई तो उनको भी बहुत मतलब कम लोग जानते थे, लेकिन बहुत कम ज़्यादा लोग उनको जानने लगे। तो मतलब यहाँ पे यही पॉइंट कहा गया कि फ़िल्म जो है वो अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोज करने की शक्ति से प्रेरित है। ये बात बिल्कुल सही है। और अगला है कि फ़िल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें 3 कथन को चुनना था और यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा ए, बी और सी बनेगा, ठीक है। और जो फ़िल्में जो है वो एक ही तरीके के विचार अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती है, बल्कि उसमें अनेक-अनेक तरीकों से किया गया होता है विचार अभिव्यक्ति। अगला है कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? मानचित्र के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। ये कथन कौन-सा कथन सही है? हमें सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पे कौन-सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो पहला कथन है कि मानचित्र जो है वो एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है, ठीक है? क्या है? निर्मिति है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। ए जहाँ पर है वही सही होगा, तो यहाँ पे ये नहीं सही है और ये भी नहीं सही है, ठीक है? मानचित्र जो है वो एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। और अगला है कि चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि चिरकाल से उत्तरकाल तक हमेशा मतलब बहुत पुराने समय में मैप नहीं बनाए गए थे, बहुत मतलब बाद में मैप बनाया गया। तो ये कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे बी कथन अगर सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सिर्फ ए ही बनेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी अदर ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं कि मानचित्र एक त्रि-आयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं, तो ये भी कथन गलत है। और शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि मानचित्र जो है वो एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है और ये बच्चों में समय की अवधारणा को विकसित नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे केवल ए आंसर जो है वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? तो जीवन से अधिगम को जोड़ना है हमें, ठीक है। तो विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन एवं सुस्पष्ट शामिल करें। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन और सुस्पष्ट शामिल करें, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और मतलब कोई भी चीज़ है उसमें विविधता होनी चाहिए और उन्हें अच्छे से मतलब इरादतन तरीके से शामिल किया जाए, ये कथन सही है। और दूसरा है कि कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करें, ये तो बिल्कुल हमें नहीं करना है वहाँ पे। और यहाँ पे अगला है कि शिक्षार्थियों को, यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर बी नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा ये आंसर सही बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करें। हमें बच्चों को कभी भी चिन्हित नहीं करना है कि मतलब बच्चों के निजी इन्फॉर्मेशन को तो हमें क्लास में लाना ही नहीं होता कि कोई बहुत अमीर है तो हम उसे अलग तरीके से संबोधित करेंगे, या फिर हम उनका क्लास में अलग 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 रुतबा होगा, कोई गरीब है कोई मिडिल क्लास है, तो ऐसा हम कुछ भी नहीं करते हैं क्लास में। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। बच्चों के निजी बातों को हम और पारिवारिक बातों को क्लास में कभी भी नहीं लेके आते। और सी ऑप्शन जो है वो क्या है कि शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण और अनुभव को कक्षा में साझा करने का मौका दे। तो सी तो एकदम ही सही है, सी तो एकदम ही सही है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये सब एसएसटी के पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में भी एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अकबर का बेटा हुमायूं, अकबर का पिता हुमायूं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि वंशावली होती है, जैसे कि बाबर हो गए ये, ठीक है। जैसे बाबर हो गए, बाबर का बेटा हुमायूं हो गए, ठीक है। हुमायूं के अकबर हो गए, अकबर के जहांगीर हो गए। इस तरीके के जो वंशावली चार्ट होता है, तो वंशावली इतिहास पढ़ाते वक्त जो वंशावली चार्ट का प्रयोग किया जाता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर भी पूछा गया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो वंशावली चार्ट का हम प्रयोग करते हैं वहाँ पे किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन और
विकास को चिन्हित करने के लिए, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन और विकास को चिन्हित करने के लिए, जैसे बाबर के बाद हुमायूं आए, ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, ठीक है, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए। मतलब इस तरीके से इनका जो विकास है, इनके वंश का जो विकास है वो किस किस फेज़ में कैसे कैसे हुआ, तो ये सब दिखाने के लिए जो है वो वंशावली चार्ट का प्रयोग हम करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि अनुक्रम और प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, उनके अनुक्रम को दर्शाने के लिए, जैसे कि ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, इस तरीके से अनुक्रम और प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाने के लिए भी ये कथन बिल्कुल सही है। और अगला है अनुक्रम और प्रकारात्मक संबंध को दर्शाने के लिए, और अगला है कि एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए, तो ये भी कथन सही है। एक क्रोनोलॉजी देने के लिए, एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला है कि शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा को विकसित करने के लिए, तो एक ए बी सी डी कहीं पर भी साथ में नहीं आ रहा है, तो ए और बी और सी जो है वो एकदम ही सही है, और डी में थोड़ा सा डाउट है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है सही होगा। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा को विकसित करने के लिए हम वंशावली चार्ट नहीं बनाते, बल्कि वंशावली चार्ट बनाने का सीधा सा हमारा मतलब होता है कि किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन और विकास को चित्रित करना, अनुक्रम एवं प्रकारात्मक संबंध को दर्शाना, एक काल क्रमिक रूपरेखा को देना। तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन जो है वो सही है। और ये एसएसटी के पेडागोजी का एक क्वेश्चन है। आपको समझ में आ रहा होगा कि एसएसटी की पेडागोजी और सीटेट में आती कैसे है। मैं क्वेश्चन अपने से नहीं बनाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं वहाँ पे। मैं वही क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वही करने हैं जो कि सीटेट के द्वारा कराए गए हैं, क्योंकि उसी से आगे कोई क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। और अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है, उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यथोचित विराम के साथ, मतलब कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब जिस तरीके से वहाँ पे भाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे यथोचित विराम लेकर और पुनरावृत्ति के साथ, ठीक है, और स्पष्ट और उच्च आवाज़ में बोलना, ये कथन बिल्कुल सही है। ए जहाँ जहाँ पर है वही आंसर सही होगा। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ सही नहीं है, आप इसे पहले ही काट कर हटा सकते हैं। और अगला है कि विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रकों का प्रयोग करना। आकर्षक दृश्य वाले कार्यपत्रक का हम प्रयोग कैसे करेंगे जब उन्हें दिख ही नहीं रहा है। तो बी जहाँ पर होगा वहाँ पर वो तो आंसर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बी है, ये भी आंसर नहीं बनेगा, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, ठीक है। तो ये सब आंसर बनेंगे ही नहीं। डायरेक्टली हमें यहाँ पे अपना आंसर मिल गया, ये ए सी और डी। मौखिक संकेतों के द्वारा कल्पना करने की अवसर को उत्पन्न कराना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उनको बोलेंगे और वो देख नहीं पाते लेकिन सुन तो पाते हैं। अगर वो सुन पा रहे हैं तो उनको मौखिक तरीके से बातों को कहना, जिससे कि वो मतलब उस तरीके से काल्पनिक चीज़ों की कल्पना कर सके, ठीक है। उन्हें मौखिक संकेतों के द्वारा कल्पना करने के अवसरों को देना बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे ये भी कथन सही है। और अगला है कि कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, तो ये भी सही है, क्योंकि जो भी दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें स्पर्श करके स्पर्श वाली चीज़ों को उनके मतलब शिक्षण विधियों में शामिल किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन रहा है वो क्या बनेगा, वो ए सी और डी बनेगा। और मैं आपको बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्टली अगर एक वीडियो लेकर आ जाऊँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप नहीं कर पाएंगे उसे, लेकिन अगर मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बताऊँगी तो आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। और पहली बात तो ट्रिक व्रिक कुछ होती नहीं है, ठीक है, ट्रिक व्रिक कुछ होती नहीं है, लेकिन हाँ एक दो स्मार्ट तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अगर आपको चारों ऑप्शन में से सही समझ नहीं आ रहा है तो अगर आप एक दो ऑप्शन भी निकाल देते हैं तो आप सही से आंसर तक पहुँच जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर आप बी को ही डायरेक्टली सिर्फ निकाल देते हैं, ठीक है, आकर्षक दृश्य वाले चीज़ों का हम प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है। तो आप अगर बी को सिर्फ निकाल दे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, आपको कुछ पता हो या ना पता हो। तो इस तरीके के ट्रिक का, इस तरीके के कॉमन सेंस का यूज आपको अपने एग्जाम में करना है और हर सेक्शन में करना है, और स्पेशली सोशल साइंस में तो करना ही है, क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड ही आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि पर बात की जा रही है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि पर विचार करें। यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि पर बात की जा रही है कि सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि पर बात करें। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन पर विचार करें। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के कथन पर यहाँ पे हमें विचार करना है। जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो उपयोगितावादी जो प्रोजेक्ट विधि होती है वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। उपयोगितावादी दृष्टि से ये प्रेरित है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्रैग्मेटिज्म से प्रेरित है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म से प्रेरित है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग होती है। और जो प्रैग्मेटिज्म होती है या फिर जो प्रयोजनवाद होता है, वहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है प्रोजेक्ट विधि के संबंध में। अगला है कि यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। तो ए बी तो यहाँ पे यहाँ पे ए के साथ बी नहीं है, इसलिए ये आंसर तो होगा ही नहीं। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं। अगला है कि यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। तो सी तो एकदम ही नहीं है, आप सी को भी हमेशा आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बाल केंद्रित विधि होती है। जो प्रैग्मेटिज्म पर आधारित होती है, जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया जाता है, वो बाल केंद्रित पर आधारित होती है। तो ये तो कथन एकदम ही सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। अब हमें ए और सी में आंसर हमें ढूंढना है कि यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों के द्वारा अधिगम को मानती है। तो यहाँ पे जो होगा आंसर हमारा, ये कथन भी सही है, ये कि यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों के द्वारा अधिगम को मानती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्वनिर्देशित क्रियाकलापें होती हैं। टीचर हमें प्रोजेक्ट पे दे देंगे कि हमें इस पर प्रोजेक्ट बनाकर लाना है, और उस पर हम अपने स्वनिर्देशित क्रियाकलापों के द्वारा प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो ये कथन भी प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल सही है। ए बी और डी हमारा यहाँ पे एकदम सही आंसर बनेगा। ए बी और डी हमारा यहाँ पे एकदम सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। ठीक है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका जो है वो किस रूप में देखेगी। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण को एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका किस रूप में देखेगी। सामाजिक क्रियाओं में खोज करने को उत्सुक। तो ये भी बिल्कुल कथन सही है। सामाजिक क्रियाओं को वे खोज करने का जो उत्सुक है, ये कथन बिल्कुल सही है। ए तो एकदम ही सही है। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे ए नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा ही नहीं आंसर। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशीलता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशीलता भी है, और बी हर जगह है। तो ये मतलब बी हर जगह है, तो मतलब बी सही होना लाजमी है। और उसके बाद आपको सी और डी में डिसाइड करना है कि सही कौन सा है। समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करना, तो यहाँ पे सी भी सही है। समस्या के समाधान के सुझाव की कोशिश करना, यहाँ पे जो कल रचनात्मक दृष्टिकोण होता है जिनका, वो समस्या के समाधान में काफ़ी रुचि लेते हैं, तो ये भी कथन सही है। और विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा ए बी और सी बनेगा। विवादास्पद मुद्दों पर उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ए बी और सी जो है वो सही आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, सी आंसर जो है हमारा सही आंसर बनेगा। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को, मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने कैसे हैं। और अगला है, आप देख रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में ही पूछे गए हैं 2019 दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए कौन सहायक है। पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों पर जोड़ना, या फिर कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाना है, हमें इंक्लूसिव बनाना है हमें सामाजिक पाठ्यचर्या को, तो उसके लिए कौन सा कथन सही है। तो पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि हमें पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना है। और उसके बाद अगला है कि कक्षा में, यहाँ पे ये आंसर तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि पाठ्यचर्या में जो भी चीज़ें दी गई हैं उन्हें जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, ये कथन सही है। और अगला है कि कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, तो ये तो एकदम ही कथन गलत है। एक रूप निर्देश देना और एक निश्चित शिक्षण शैली, मतलब कि अगर हमें जहाँ पर यहाँ पे एक निश्चित शिक्षण शैली और एक रूप निर्देश, मतलब कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन हम एक ही तरीके से, जैसे कि हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो, हमें उन्हें एक ही तरीके से निर्देश देना है और एक ही शिक्षण विधि का यूज़ करना है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो एकदम ही गलत हो जाएगा। इस तरीके की बात हो जाएगी कि हमें खाने का मन कुछ और है, लेकिन हमें ज़रूरत किसी और की है, लेकिन हम खा सिर्फ रोटी ही रहे हैं। ठीक है,
मतलब इस तरीके की बात है कि एक निश्चित एक रूप निर्देश जहाँ पे हमें जियोग्राफी पढ़ाने के लिए दूसरे शिक्षण विधि की ज़रूरत पड़ेगी। और जियोग्राफी में भी जैसे कि अगर हमें जैसे अगर हम जियोग्राफी में ही मान लें, अगर हमें मैप के बारे में पढ़ाना है तो हमें वहाँ पे मैप की ज़रूरत पड़ेगी। हमें वहाँ पे पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है तो हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि हमें हर चीज़ की अलग-अलग ज़रूरत पड़ती है। हमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कह दिया गया कि आपको ज़रूरत किसी भी चीज़ की हो, लेकिन आप एक ही तरीके से उसे निर्देश देंगे और एक ही तरीके से शिक्षण विधि को अपनाएँगे। तो ये कथन गलत है। आपको रोग कोई भी हो जाए, लेकिन आपको दवा एक ही लेनी है। ये तरीके की बात यहाँ पे की गई है, तो वो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन तो है, आंसर होगा ही नहीं। बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए ये नहीं बनेगा आंसर। डायरेक्टली हमारा जो है यहाँ पे ये आंसर बन जाएगा ए और सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली आपको मिल गया। ए तो आपको सही मिला था, लेकिन आपको बी मिल गया कि वो तो कहीं से सही हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से जहाँ पर बी है, आप उसे काटेंगे, आप उसे काटेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा मिल जाएगा। आपको आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। अगर फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न स्रोतों को शामिल करना और आधिकारिक और निम्न वर्गीय प्रसंगों के द्वारा, तो ये भी कथन सही है। और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें शामिल ही करना होता है। और अगला है कि एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। और आप डी को भी आराम से हटा सकते थे कि एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है। तो उसके लिए ए और सी ऑप्शन जो है वो सबसे सटीक बैठ रहा है। और आपको एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद ही वो आंसर आपको मिल जा रहा है। अगला है कि विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना है चाहिए। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? कवियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, या फिर समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं, या फिर एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए शिक्षार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि विवेचनात्मक होने का सबसे मेन उद्देश्य यही होता है कि यह समझना कि मुद्दे उनके जीवन से खुद से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कवियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए नहीं किया जाता विवेचना से हमें अच्छी और बुरी दोनों ही बातें पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कमी और उनके दोषों पर के बारे में ही बात किया जाए, तो ऐसा नहीं है। समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, मतलब समाज जैसा चल रहा है उसे उसी रूप में बनाए रखने के लिए, तो ये भी इसका उद्देश्य नहीं होता है। जो भी समाज की कमियां हैं उसे दूर करने के लिए, और जो कि समाज की अच्छाइयाँ हैं उसे बरकरार भी करना, उसे बढ़ाना भी, ये दोनों बातें वहाँ पे आ सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कि समाज में बहुत सभी चीज़ें अच्छी ही चल रही हैं, वहाँ पे अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसा समाज है वैसा अनवरत रूप से बनाए रखना इसका उद्देश्य नहीं होता, ये भी नहीं होगा। और एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, तो ऐसा नहीं। एक रूप वर्ड जो होता है वो अपने आप में मतलब एक निराशा टाइप का वर्ड होता है कि एक ही तरीके से कोई भी काम करना, एक ही तरीके से कुछ भी करना, तो ये जो है वो अपने आप में नेगेटिव ही होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा कि हमारी ज़िंदगी से वो मुद्दे जो है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। तो विविधता को दर्शाने वाले जो उदाहरण हैं हम उन्हें देखते हैं। विविधता को दिखाने वाले उदाहरण जो हैं हम उन्हें देखते हैं क्या है। चारों ऑप्शन में से विविधता को दिखाने वाले उदाहरण जो है चारों ऑप्शन में से कौन से हैं कि सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। या फिर एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन परिवार का बहुत अमीर है। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है और वहीं सुचिता जो है वो हिंदी बोलती है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन होगा जो कि विविधता को दर्शा रहा है। ठीक है, परितोष ने बांग्ला भाषा को सीखा जबकि सुचिता जो है वो अच्छा हिंदी बोलती है। ये जो है वो विविधता को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पे अदर ऑप्शन अगर हम देखें कि ये सब सामाजिक कारण हो गए। ठीक है, सरोज को जाने का मौका मिला, निर्मला को नहीं मिला, ये नहीं होगा क्योंकि ये सामाजिक कारण हो गए। और एलन भी एक गरीब परिवार से है, ये भी मतलब आउटर है, इनर नहीं है। ये इनर नहीं है, मतलब कि आंतरिक तरीके से जो विविधता होती है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बाहरी ये डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, समाज में जो अप डाउन होते हैं वो दिखा रहा है तीनों ही ऑप्शन। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर हमारा, बल्कि डी होगा कि परितोष को बांग्ला अच्छी आती है और सुचिता को हिंदी अच्छा बोलती है। तो ये जो है वो विविधता से जुड़ा हुआ ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है
कि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो हो गया, बोमडिला हो गया, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तवांग लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण कराने के लिए किन 2 राज्यों की तरफ इंगित कर रहे हैं? मतलब कि ये तो नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, ठीक है। बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, आपको शायद पता होगा। बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क भी उसी एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो मणिपुर के एक मानचित्र पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, 1-2 चीज़ों के बारे में भी पता है, जैसे कि बोमडिला दर्रा कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अगर आपको ये 2 बातें पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अदर कहीं पर भी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे सी ऑप्शन आराम से टिक कर सकते थे। लेकिन अगर आपको एक भी नहीं पता है कि ये कहाँ पे पड़ता है तो आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे काम होने नहीं वाला था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम भी और मेघालय भी हैं और मणिपुर भी, सिक्किम भी हैं, अरुणाचल प्रदेश भी है, ये सब भी नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य में आते हैं। तो अगर आपको पता है तो ही आप कर पाते। इसमें से 1-2 बातें तो सबको ही पता रहती है, जैसे जैसे मुझे 2 बातें यहाँ पे पता थी, तो ऐसे ही सभी को 1-2 बातें पता ही रहती हैं किसी भी स्टेट के बारे में। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को, ठीक है, जो विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान की जो समसामयिक समझ होती है वो अध्यापकों को निम्नलिखित में से किसकी ओर प्रोत्साहित करती है? केवल एक ऑप्शन को छोड़कर। एक ऑप्शन जो है वो इसके फेवर में बात नहीं करेगी, ठीक है। एक ऑप्शन जो है वो इसके फेवर में बात नहीं करेगी। तो उसको हमें उस ऑप्शन को हमें देखना है। एक ऑप्शन जो है वो इसके फेवर में बात नहीं करेगी, हमें उसे देखना है। तो शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभव को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना और जिससे कि सभी बेहतर बन सके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। तो हमें समसामयिक चीज़ों की समझ क्यों चाहिए, टीचर्स को क्यों चाहिए? क्योंकि टीचर्स जो है वो बच्चों को दूसरों के स्थानीय अनुभव को पढ़ने और सभी स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान कर सके, ना कि जैसे कि मैं एक सामाजिक विज्ञान की टीचर हूँ और मैंने एक आंसर लिखा दिया कि बाबर का जन्म ऐसे हुआ था, बाबर इस परिवार में पला बढ़ा, मतलब बाबर के बारे में मैंने 50 बातें वहाँ पे लिखवा दी और मैंने कह दिया कि सभी लोग ये आंसर याद करके आएंगे और ऐसे ही मैं हूबहू आंसर सबसे पूछूंगी। तो ये बी वाला ऑप्शन कह रहा है और बी वाले ऑप्शन को ही हमें ढूंढना था, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट है। तो सामाजिक विज्ञान के जो का शिक्षक है, जो उसे बच्चों को एक ही तरीके से बच्चों को समान उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपना अपना उत्तर देना है, अपना इनपुट वहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि क्यों सही नहीं हो रहा है वो। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि हमारा ये सब पॉजिटिव पॉइंट में आ रहे हैं और ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए हमें नेगेटिव ढूंढना था। इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियाँ, मतलब बच्चों को ज्ञान का उपयोग करने का अगर मौका मिलेगा तो ये भी तो पॉजिटिव बात ही है। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे हमारा सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा, क्योंकि यही बात जो है वो नेगेटिव तरीके से कही गई है, ठीक है। और यहाँ पे विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उन्हें अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, मतलब ये सब बातें जो है वो पॉजिटिव बातों की तरफ आपको लेकर जा रही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन सा नहीं है? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है, ठीक है, दिखा रहा है, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता को ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो नहीं है हमें उसको ढूंढना है। तो लड़के ही सिर्फ फुटबॉल में खेलेंगे, टीम में खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगे, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। सिर्फ लड़कों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाए, लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाए, जैसे कि टीचर्स डे होता है, ठीक है, टीचर्स डे का कोई फंक्शन होता है या फिर कोई भी फंक्शन कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, तो वहाँ पे अक्सर कहते हैं ना कि लड़कियाँ बोर्ड को सजाए। ये भी एक जेंडर बायस्ड ही होता है, ये भी बात एक जेंडर बायस्ड ही होता है, क्योंकि मतलब इसमें जो हमारी ड्राइंग करने की आदत होती है उसको लड़कियों से कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है, उसमें लड़कों को वहाँ पे इग्नोर किया जाता है।
इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखा रहे हैं। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाना, तो ये भी अलग अलग पंक्तियों में बैठाना जो है वो अ, ये भी जो है वो जेंडर बायसनेस का ही उदाहरण है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, दबदबा नहीं, दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि लड़कियों और लड़कों दोनों को जहाँ पर हम प्रोत्साहित कर रहे हैं वो जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं दिखाता है, लेकिन जहाँ पे और अदर ऑप्शंस जो है वो डायरेक्टली एक जेंडर को कहीं ना कहीं अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। और लड़कियों और लड़कों को अलग अलग मतलब जैसे कि हम लोगों के स्कूल कॉलेज में मतलब ऐसे ही होता था कि लड़कियों और लड़कों को अलग अलग, यहाँ पे लड़कियाँ बैठेंगी, यहाँ पे लड़के बैठेंगे, मतलब इस तरीके की जो बातें होती हैं वो जेंडर स्टीरियोटाइप को ही दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पे और स्पेशली हमारे समाज में तो ये होता ही है, चाहे आप कॉलेज में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ। और अगला है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा। अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, और गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, स्रोतों से ट्राई एंग्लूशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, ठीक है। यहाँ पे ट्राई एंग्लूशन, यहाँ पे पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होगा। यहाँ पे तो अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, तो जरूरी नहीं है कि अतीत की सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, ये बात सही नहीं है, क्योंकि अतीत की जो सती प्रथा थी, क्या हम उसे बनाए रख सकते हैं। जहाँ पे अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्त्री को भी, उसके वाइफ को भी साथ में जला दिया जाता था जीते जी ही, तो क्या इस प्रथा को हम बनाए रख सकते हैं? नहीं बनाए रख सकते। तो अतीत की सारी सांस्कृतिक प्रथाओं को हम बनाए नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारी गलत चीज़ें भी हमारे पास्ट में चल रही थी, जैसे कि पर्दा प्रथा हो गया, वो भी हम बनाए रख सकते हैं क्या? नहीं बनाए रख सकते, वो भी हम नहीं कंटिन्यू कर सकते, पर्दा प्रथा भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही सती प्रथा को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हिस्ट्री में थी जिसे कि हम कंटिन्यू अब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत है कि अतीत के सभी, मतलब कुछ, अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सभी कर दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया कि सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा यहाँ पे, मतलब ये आंसर तो हमारा नहीं होने वाला है। अगला देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, में भी ये पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे बी नहीं है वो भी आंसर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही है कि समालोचनात्मक दृष्टिकोण रखना, वहाँ जहाँ पे हमें उसके मतलब अच्छे चीज़ों के बारे में भी देखना है और उसके खराब पॉइंट्स के बारे में भी हमें वहाँ पे देखना है, ठीक है। और अगला है कि सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन कर देना, सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन कर देना, तो ऐसा भी नहीं है कि हम गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन कर देंगे। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा कि स्रोतों में ट्राई एंगुलर को प्रमुखता देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। ये ऑप्शन इतना समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अगर आपको बी के साथ जाना ही है तो आपको डी को साथ लेकर जाना होगा, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन तो खुद कट रहे हैं, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, फिर भी आप सही आंसर को टैकल कर लेते हैं, और सब मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वैसे ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, तो ये भी बिल्कुल कथन है। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए क्लासरूम में उसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों को कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना, ये कथन सही है। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, तो
ये भी कथन सही है कि सामाजिक सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों में एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ये भी कथन सही है। और अगला है कि सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षाओं में शामिल करके, ये भी कथन सही है कि मतलब सामाजिक न्याय पर आधारित जो भी संवैधानिक प्रावधान संविधान में हमारे लिखे गए हैं उन्हें भी कक्षा के चर्चा में शामिल करना, और बच्चों को बताना कि आपका अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार, किस आर्टिकल के अनुसार आपका अधिकार ये है, ये बच्चों को बताना। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ए बी और सी जो है वो सही है। ए बी सी डी कहीं पर दिया नहीं गया है, इसलिए ए बी सही है, ए बी और सी सही है। कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देना, तो बच्चों को दंड देना तो डायरेक्टली गलत ऑप्शन हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे ये भी आंसर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब आपको ए और बी में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक प्रावधानों को की चर्चाओं को शामिल करना, तो सी तो आपको एकदम ही सही और सटीक आंसर बन रहा था, इसलिए आपको 2 के साथ जाना होगा, ए बी और सी। और इस तरीके के क्वेश्चन करना, अगर आपको तरीके मालूम है तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन करना स्टेटमेंट बेस्ड आपके लिए थोड़े से आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण शास्त्र क्या प्रयास करेगा। इतिहास का जो शिक्षण शास्त्र है वो क्या प्रयास करेगा, कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, स्रोतों पर आधारित होता है, सही है। ये इतिहास अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि आपको कहाँ कहाँ से इतिहास की जानकारी मिली, पुस्तकों से मिली, सिक्कों से मिली, अभिलेखों से मिली, कहाँ कहाँ से मिली आपको इतिहास की जानकारी, तो वो स्रोतों पर आधारित होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ए जहाँ पर होगा वो सही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे डी ये 4 वाला सही ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पर ए नहीं है। इतिहास सामाजिक प्रक्रिया में निरंतरता और बदलाव को खोजता है, तो यहाँ पे ये कथन जो है वो सही है। सामाजिक निरंतरता को भी दिखाता है और बदलाव को भी दिखाता है, समाज में होने वाले बदलाव को भी इतिहास जो है वो दिखाता है, ये भी कथन सही है। और अगला है, यहाँ पर बी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अगला है कि इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। इतिहास जो है वो व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर समाज को अनुमोदित नहीं करना है, ठीक है। हमें सारे समाज को लेकर चलना है, सारे समाज की अच्छी बातों को, बड़ी बुरी बातों को बाहर लेके आना है, किसी प्रमुख समाज को ही सिर्फ हमें प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। डोमिनेंट नहीं देना है कि हमें किसी समाज को हम बहुत डोमिनेटिंग एरिया में रख देंगे और कुछ को बहुत गिरा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो सी ऑप्शन तो एकदम ही नहीं होगा। सी ऑप्शन अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं आंसर के लिए। अब डायरेक्टली यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सही बन जाएगा। ए बी और डी, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें, तो ये भी कथन सही है। अगर आपको मैं एक और तरीका बताऊँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आपको नहीं आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि जो सी ऑप्शन है वो गलत है। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में से संलग्न हो और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, मतलब किसी एक प्रमुख समुदाय को डोमिनेंट दिखाए, डोमिनेंट नेचर, मतलब एक प्रमुख समुदाय को ही डोमिनेंट करे, या फिर एक ही प्रमुख समुदाय को ही वो दिखाने की कोशिश करे कि मतलब ये प्रमुख समुदाय के बारे में ही हमें इतिहास में लिखना है। अगर ऐसी कोई भी बात हो तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाती है। आपको पता हो गया कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है, तो आपको पता हो गया कि ये ऑप्शन गलत है। जहाँ जहाँ पर ये ऑप्शन है हम उसे काट देंगे। यहाँ पर है ये गलत है, यहाँ पर है ये भी गलत है, यहाँ पर है ये भी गलत है, तो आपको बी ऑप्शन सही आंसर मिल गया। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपको एकदम समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें 5 सब्जेक्ट का प्रेशर होता है। हमें फर्स्ट भी देना होता है पेपर, सेकंड भी देना होता है, हमें मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, CDP भी पढ़नी, बहुत कुछ पढ़ना होता है। वहाँ पर प्रेशर बन जाता है हमारे दिमाग में। अभी हिस्ट्री वाले पोर्सन में ही अगर आपको देखना हो तो आपको 4 पार्ट में पढ़ना है। वहाँ पे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, SST का जो पेडा हो गया, आपको ये सब भी पढ़ना है। तो आपको कई बार प्रेशर बनता है और आप वहाँ पे नहीं समझ पाते हैं, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अपनाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। मेरा खुद का भी तरीका यही है कि कई बार मुझे समझ में नहीं आता तो मैं यही तरीके को यूज़ करती हूँ। और अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार जो है वो विद्यालय में प्रदूषण रहित हवा का अधिकार जो है वो प्रदूषण रहित हवा का जो अधिकार है वो भारत में प्रदूषण रहित हवा का जो अधिकार है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है। तो प्रदूषण रहित हवा का जो अधिकार है समानता में नहीं है, न्याय में, आज़ादी में नहीं है, बल्कि जीवन का अधिकार है, ठीक है। जीवन का जो अधिकार है
जीवन का अधिकार में प्रदूषण रहित हवा के अधिकार को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। जीवन के अधिकार में इसे शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार में इसे शामिल किया गया है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का वर्णन किसने किया था। तो ये बात तो सभी को पता है कि विविधता में एकता मुहावरे का जो वर्णन है वो डायरेक्टली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये तो सभी को पता है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है जो विविधता में एकता, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये वर्ड यूज़ किया गया था। विविधता में एकता का से मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया है उसमें सबकी भाषाएं अलग हैं, लैंग्वेज अलग हैं, वे हमारा पहनावा अलग है, हमारे ड्रेस अलग है, हमारे डांस अलग हैं, हमारी बोली अलग है, हमारे फेस्टिवल्स अलग है। मतलब हमारे इंडिया में हर समुदाय के अपने अलग अलग फेस्टिवल सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक कंट्री में रह रहे हैं, यूनाइटेड तरीके से रह रहे हैं। तो वही विविधता में एकता है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान के द्वारा चुनकर आते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है और इसे भी अब तो हटा भी दिया गया है। और अगला है कि जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2006 में नेपाल सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या कर दिया गया। तो 2006 से पहले जो 2006 से पहले जो नेपाल सरकार थी वो वहाँ पर राजतंत्र था, लेकिन 2006 के बाद से वहाँ पे लोकतंत्र आ गया। ठीक है, वहाँ पे संविधान लागू हो गया नेपाल में और ये लोकतंत्र जो है वो बन गया। संविधान में लोकतंत्र बन गया। नेपाल में संविधान लागू हो गया और वहाँ पर लोकतंत्र बन गया 2006 के बाद से। ठीक है, इसके बारे में एनसीईआरटी में तो 1-2 पॉइंट लिखे गए हैं, वहीं से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। कहीं से उड़ाकर क्वेश्चन नहीं पूछा गया ये, बल्कि 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र कर दिया गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो एसएसटी का 2019 का जो दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर था उसे हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको तरीके भी बताए हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर कैसे सकते हैं। कई बार हमारा नॉलेज ही टेस्ट नहीं होता है, वहाँ पे हमारा स्मार्ट वर्क भी टेस्ट होता है। तो आप जो मैंने तरीके वहाँ पे बताए हैं आपको, वहाँ पे आप उसे थोड़ा टैकल करेंगे, उसे करेंगे और आप जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देंगे। उसको रटना नहीं है बल्कि उसे समझना है, उसे एक एक पॉइंट को उसके समझना है। और इतनी मेरी गारंटी है कि जो प्रीवियस ईयर करके जाएगा, अच्छे से करके जाएगा, मतलब एक एक पॉइंट को उसके समझ के जाएगा, वो 100+ मार्क्स लाने से कभी नहीं पीछे हटेगा। और अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर बन चुकी है तो वो 120+ जाएगा ही जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर कोई कहे कि 1 दिन में 10 दिन में आप सीटेट में इतना गेन कर सकते हैं, तो आप कभी नहीं गेन कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, जो कि आप लोगों ने अभी तक बना ली होगी, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम मिल गया सीटेट के एग्ज़ाम में। तो जो 2021 का सीटेट होने वाला है वो सबका अच्छा ही होगा। आप लोग अपना अभी 10-15 दिन जो भी है आप उसमें बहुत अच्छे से अपना प्रीवियस ईयर पर और जितना भी आप लोगों ने अभी तक नोट्स वगैरह बनाया है उसको आप अपना रिवाइज़ करते रहें।